क्या आप जानते हैं जब थॉमस रो भारत आया तो उसने क्या देखा? एक ऐसा नजारा जिसने अंग्रेजों को भारत की अकूत दौलत का अंदाजा करा दिया। उसने इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी, लेकिन क्या आपको पता है ये वही शुरुआत थी जिसने भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आज हम जानेंगे 16वीं सदी में भारत कितना अमीर था और अंग्रेजों ने इसे कैसे लूटा। चलिए शुरू करते हैं। 10 सितंबर 1615 आज के दिन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जन्मदिन है और मुगल रियावत के अनुसार उन्हें तोला जाना है। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। समारोह एक चौकोर मंच पर हो रहा है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। चबूतरे के बीचों बीच एक सुनहरी तराजू लगी है। एक तरफ रेशमी थैलों में रखी बेशकीमती चीजें थी और दूसरी तरफ मुगल बादशाह जहांगीर बैठे हैं जिन्हें बहुत सावधानी से तोला जा रहा है। जहांगीर भारी लबादों, ताज, सोने, कई कीमती आभूषणों के साथ तराजू पर बैठे। तराजू के एक तरफ बादशाह बैठे हैं और दूसरी तरफ रेशमी थैलों को बारी बारी से बदला जा रहा है। पहले उन्हें चांदी के सिक्कों के साथ तोला गया जिसे तुरंत गरीबों में बांट दिया गया। फिर सोना, आभूषण, रेशम और कई अन्य चीजों से उनका वजन तोला गया। दोस्तों, ये वो दृश्य है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल पहले मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। यह भारत के शासकों की अद्भुत परंपरा है कि वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन केवल वैभव के लिए नहीं करते बल्कि उसका बड़ा हिस्सा गरीबों में दान भी कर देते हैं। थॉमस रो को यह संस्कृति बहुत ही अलग और प्रभावशाली लगी क्योंकि यूरोप में इस तरह का दान कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरत कर देने वाले इस दृश्य ने सर थॉमस रो को शक में डाल दिया कि क्या वाकई में बंद थैलों में हीरे जवाहरात सोने भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। पर सवाल ये, एक दूर दराज देश के छोटे से द्वीप पर बसे देश का राजदूत इस समय भारत में क्या कर रहा है? दरअसल दोस्तों, थॉमस रो एक खास मिशन पर भारत आया है। उसकी कोशिश है कि एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाए, इसलिए वो जहांगीर के दरबार में बैठा हुआ है। लेकिन जैसा कि थॉमस रो की डायरी से पता चलता है, ये काम इतना आसान नहीं था। इस सिलसिले में अंग्रेज राजदूत को सख्त पापड़ बेलने पड़े। इसकी वजह यह थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सब्बी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपने बराबर का समझते थे। उनकी नजर में इंग्लैंड छोटा और कम महत्व देने वाला द्वीप था। वे इसे इतना अहम नहीं समझते थे कि उनके राजा के साथ बराबरी का सौदा कर सकें। लेकिन थॉमस रो ने हार नहीं मानी। उसने 3 साल तक कड़ी मेहनत की, कूटनीति चालें चली और महंगे तोहफे भी दिए। जहांगीर से तो उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 1618 में उसने जहांगीर के बेटे शाहजहां से एक समझौते पर दस्तखत करवा लिए। इस समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की इजाजत मिल गई। और दोस्तों, ये घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। ये पहला मौका था जब मुगल साम्राज्य ने सीधे तौर पर एक यूरोपीय देश के साथ बाकायदा व्यापारिक समझौता करके इसकी एक कंपनी को प्रोत्साहन दिया। और ये वैसी ही घटना है जैसी मशहूर कहानी में बंधु ने तंबू में ऊंट का सिर अंदर आने दिया और फिर धीरे धीरे पूरा ऊंट अंदर घुस गया। सर थॉमस रो को जहांगीर की तोली गई दौलत पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो समझौता किया उसके नतीजे में ब्रिटेन ने 350 सालों में भारत से बेशकीमती दौलत को लूट लिया। मुगलों की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के तटीय शहरों में एक के बाद एक व्यापारिक अड्डे स्थापित करना शुरू कर दिए, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों से उन्होंने मसाले, रेशम और दूसरी अन्य चीजों का व्यापार शुरू कर दिया और जबरदस्त मुनाफा हुआ। लेकिन जल्द ही मामला बस व्यापार से आगे बढ़ गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की अक्सर यूरोपीय देशों के साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में स्थानीय सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। और अधिक समय नहीं गुजरा था कि ये फैक्ट्रियां धीरे धीरे किले और छावनियों की शक्ल लेने लगी। लगातार फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी गई प्लासी की जंग है। इस जंग में कंपनी के साधारण से क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिकों को हरा दिया। जंग जीतने के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का खजाना समुद्री जहाजों से इस तरह लंदन पहुंचा दिया जिस तरह नादिर शाह दिल्ली की दौलत को लूटकर ईरान ले गया था। लेकिन क्लाइव ने सारी दौलत सरकार को नहीं दी, बल्कि एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, जिसकी कीमत आजकल के हिसाब से करीब $3 करोड़ बनती है। इस पैसे से उसने ब्रिटेन में एक शानदार महल बनवाया और जमीनें खरीदी और उसका नाम प्लासी रखा। इतना ही नहीं, उसने पैसे देकर संसद में अपने लिए एक सीट भी खरीद ली और उसे बाद में शाह की उपाधि दी गई। लेकिन इस समय बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा
जिसकी वजह से वहाँ की 1/3 आबादी मर गई। इसकी खबरें जब इंग्लैंड पहुंची तो वहाँ के लोगों ने इसका जिम्मेदार रॉबर्ट क्लाइव की नीतियों को ठहराया। क्लाइव की नीतियों पर सवाल उठने लगे और उस पर इतनी उंगलियां उठी कि मामला ब्रिटिश संसद तक पहुंच गया। वहाँ उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया और उसका असर धीरे धीरे क्लाइव के मन में होने लगा और उसने भारी मात्रा में अफीम लेना शुरू कर दिया और आखिरकार 1774 में वो अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। इस समय तक मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि कभी अपनी गलती और कभी बाहर से हुए हमले की वजह से कि वे अंग्रेजों को ताकतवर होता देखते रह गए और कुछ कर नहीं सके। प्लासी की लड़ाई के 50 साल बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक हो गए और उन्होंने बंगाल से निकलकर भारत के अनेक हिस्सों पर अपना कब्जा शुरू कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि 1803 के आते आते मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर आश्रित हो गया। सोचिए, कभी उसके पूर्वज जहांगीर के सामने थॉमस रो झुकते थे और अब खुद शाह आलम को एक अंग्रेज क्लर्क के सामने झुककर बंगाल का शासन उन्हें देना पड़ा। बात हैरान करने वाली है, ये काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया था जिसका एक ही मकसद था कि अपने मालिकों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, चाहे जैसे भी हो। ये कंपनी लंदन की एक छोटी सी बिल्डिंग से चलती थी। शुरू के साल तक इसके पास सिर्फ 35 कर्मचारी ही थे, लेकिन फिर भी दुनिया में शायद ही कोई और कंपनी इतनी ताकतवर बनी हो जितनी ये थी। और एक के बाद एक रियासतें, एक के बाद एक रजवाड़ा इनकी झोली में गिरता रहा और अब ऊंट ने तंबू में घुसकर बंदूक को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जब औरंगजेब का राज था तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड का हिस्सा मात्र 2% था। भारत की जमीन उपजाऊ और हर संसाधन से मालामाल थी। यहाँ के लोग मेहनती और हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि शिपिंग और स्टील के उद्योग में भी भारत से आगे कोई नहीं था। ये सारी सूरत हाल प्लासी की जंग के बाद बदल गई। जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए तो सिकंदर के विपरीत इनकी झोली भरी हुई थी और भारत के हाथ खाली। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन ने भारत को कितने नुकसान पहुंचाया। 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की रकम 30 खरब डॉलर बनती है। इस रकम का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। इसके मुकाबले नादिर शाह को सिर्फ 143 अरब डॉलर लूटने पर ही संतोष करना पड़ा। 400 साल पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत को शक था, क्या सच में भारत इतना अमीर है कि यहाँ के बादशाह को सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से तोला जा सकता है? कहीं दरबारियों ने दूसरे पल्ले में पत्थर तो नहीं रख डाले? अगर किसी तरह थॉमस रो को वापस लाकर ये आंकड़े दिखा दिए जाएं, तो उनका ये भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।